हमारे साथ बेहद खास मेहमान है यशवंत सिन्हा। उनके पास चलते हैं और उन्होंने हमसे बात करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगी कि आज हमने अपने एक छात्र नवीन शेखरप्पा को खो दिया है खारकीव में। ये उनके परिवार या उनके राज्य कर्नाटक ही नहीं, देश भर के लिए एक धक्का है, क्योंकि उनके जाने की खबर ने यूक्रेन के में जो हालात हैं उसकी गंभीरता, उसकी भयानकता को सामने लाकर खड़ा कर दिया। आप हमारे देश के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, कैसे आंक रहे हैं आप वहां के हालात को? हमारा असेसमेंट यह है कि जिस तरह राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के मामले में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आक्रामक होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए यूक्रेन में अभी कुछ भी सेफ नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन एक देश के नाते सुरक्षित नहीं है, यूक्रेन के लोग सुरक्षित नहीं है, यूक्रेन में रहने वाले विदेशी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब गोलाबारी होगी तो वो नेशनैलिटी देखकर तो नहीं गिरेगी, तो उसके सामने जो आएगा वो उसका शिकार बनेगा। और ये बहुत ही सख्त अफसोस की बात है। तो मेरी सहानुभूति है उस परिवार के प्रति, मेरी श्रद्धांजलि है मृत छात्र के प्रति, और मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार अब और भी ज्यादा सावधान रहेगी और कोशिश करेगी कि अभी भी जितने भारतीय मूल के लोग वहां फंसे हैं, विशेषकर हमारे छात्र, वो किसी भी तरह वहां से निकालकर सुरक्षित वापस देश लाए जा सकते हैं। जी सर, क्या यूक्रेन का एक साइज जो है, क्या वो चुनौती हो सकता है? क्योंकि अपने लोगों को बाहर निकालना विदेश में भारत बखूबी जानता है। कुवैत में 1,70,000 लोगों को 1990 में निकाला था, फिर 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत भी करीब 5,500 लोगों को यमन से निकाला गया था। तो इस बार चुनौती क्यों खड़ी हो गई है इतनी? नहीं, बहुत आपने ठीक कहा कि पहले हुआ है, इससे बड़े पैमाने पर हुआ है, और मुझे लगता है कि 18-20 हजार लोगों को निकालना अपने आप में कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। और मैं साथ साथ ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि अक्सर आपको और हमको उतनी सूचना नहीं होती है जितनी सरकार के पास होती है। तो सरकार के पास जो सूचना थी उससे जाहिर हो जाना चाहिए था कि अपने लोग जो वहां पर हैं यूक्रेन में वो सुरक्षित नहीं है, और इसलिए समय रहते उनको निकाल लेना चाहिए। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, वहां न केवल जंग छिड़ी है बल्कि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो गया है। अगर निकालना है तो 16-18 घंटे चलकर उनको किसी देश की सीमा पर पहुंचना पड़ेगा, वहां से उसको क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर तब वहां से वो सुरक्षित वापस आ सकते हैं। तो ये चुनौती कहीं गंभीर हो गई है आज के दिन पिछले दिनों की तुलना में। तो जो रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध है 6ठा दिन में पहुंच गया है, तो आपको कहाँ लगता है हमसे चूक हुई है? मैं मानता हूं कि चूक हमसे ये रह गई कि हमने शायद रूस के इंटेंट को, उसकी नीयत को हमने समझने में भूल की। शायद हमको लगा कि या तो यूक्रेन 1-2 दिन के बाद घुटने टेक देगा और युद्ध समाप्त हो जाएगा, या रूस आगे इतने दिनों तक युद्ध नहीं चलाएगा। दोनों हालात में हम गलत थे, और हमारी रूस के साथ बहुत निकट की मित्रता है, इसलिए हमको ज्यादा जानकार होना चाहिए था कि राष्ट्रपति पुतिन का इरादा क्या है इस मामले में, और उससे उस जानकारी के आधार पर हमको जो कदम उठाने चाहिए थे शायद हम उठाने में सफल नहीं रहे। सर, रूस एक पुराना दोस्त भी रहा है, रूस पर हम लोग डिपेंड भी बहुत करते हैं अपने मिलिट्री के साजो सामान के लिए, तो क्या ये कारण रहा कि हमारा रुख स्पष्ट नहीं था? रूस हमारा ऑलवेज अ फ्रेंड रहा है सोवियत यूनियन के देश से, बराबर उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मदद की है, और हमारी जो सामरिक क्षमता है उसको बढ़ाने में रूस ने बहुत मदद की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। वो पक्ष ये है कि हम जो मिलिट्री सामान
सामरिक सामान रूस से खरीदते हैं, उससे रूस को भी तो फायदा होता है, रूस की इंडस्ट्री चलती है, रूस के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा ये रिश्ता है। ये अगर मान लीजिए कि कल भारत ये साजो सामान खरीदना बंद कर दे तो रूस को भी बहुत क्षति होने वाली है। तो इसलिए जहां हम एक और डिपेंडेंट हैं सप्लाईज के लिए, रक्षा की सप्लाईज के लिए रूस के ऊपर, रूस भी डिपेंडेंट है भारत के लिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में ये सप्लाईज उससे लेते हैं। दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि एक अच्छे दोस्त की पहचान क्या है। अच्छे दोस्त की पहचान ये नहीं है कि हमारा दोस्त अगर गलत कर रहा है तो हम उसको उस समय भी इनकरेज करते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, तुम और आगे बढ़ो। नहीं, अच्छे दोस्त की पहचान ये है कि हम समझाएं अपने दोस्त को कि ये रास्ता सही नहीं है, ये गलत रास्ता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, भारत के लिए एक तो ये है कि हमको तत्काल अपने लोगों को वहां से निकालना है, खास करके छात्रों को, नंबर एक। नंबर दो, इसके जो दूरगामी परिणाम होंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है उसके ऊपर की जो मजबूत देश है वो कमजोर देश को दबाएगा। तीसरा जो है वो ये है कि इसका जो एक प्रभाव पड़ेगा वो दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा, और भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब झंझट जो हो रहा है वो केवल इस बात से हो रहा है कि रूस और यूक्रेन में नहीं बात बनी और झगड़ा और लड़ाई शुरू हो गई। मैं मानता हूं कि आज के दिन भी, चूंकि रूस हमारा मित्र है, हमारी एक भूमिका है इस युद्ध को समाप्त करने में। और मुझे लगता है कि तत्काल हमारे विदेश मंत्री को मॉस्को जाना चाहिए, वहां पर जाके बातचीत करनी चाहिए, रूस को समझाने का काम करना चाहिए, और जो पश्चिमी देश हैं उनको भी समझाने का काम करना चाहिए। भारत ये भूमिका निभाता रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और आज एक ऐसा मौका आया है जब भारत इस भूमिका को बखूबी निभा सकता है। शायद ऐसा कोई दूसरा देश नहीं है जो इस भूमिका को निभा सकता है जितना कि भारत कर सकता है। बहुत अहम बात आपने बोली कि विदेश मंत्री को तुरंत रूस जाना चाहिए और सीधे बातचीत करनी चाहिए। बहरहाल सर, जो ग्राउंड सिचुएशन का हमारा जो उसका असेसमेंट था, क्या वो ठीक नहीं रहा? क्योंकि सोशल मीडिया में खबरें हैं कि छात्रों द्वारा सोशल मीडिया में वीडियोस भेजे जा रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है उनके साथ ठीक से व्यवहार नहीं हो रहा है, ट्रेनों में उनको चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। हाँ बिल्कुल, हमें ये सोचना चाहिए था ना कि अगर हम मामला आता है यूनाइटेड नेशंस में और हम बार बार एब्सटेन करेंगे और हम रूस को इसके लिए कंडेम नहीं करेंगे या क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि यूक्रेन में इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यूक्रेन में जहां पर कि आज एक नई बयार बह रही है, हवा बह रही है देशभक्ति की, वहां तो लोग इसका जरूर बुरा मानेंगे कि भाई भारत आज निष्पक्ष खड़ा है और एक तरह से रूस के साथ खड़ा है और हमारे खिलाफ खड़ा है। तो इसलिए भारतीयों की जो इज्जत थी उस देश में, उसमें तो कमी आएगी ही कमी आएगी। और इसका नतीजा ये होगा कि हमारे लोगों के साथ वो जो व्यवहार उनको करना चाहिए, खास करके उनके सुरक्षा कर्मियों को, वो शायद व्यवहार नहीं करेंगे। जी सर, इमीडिएट स्टेप सरकार क्या ले सकती है, कोई सुझाव देंगे आप? नहीं, मैं तो एडवाइस ये करूंगा कि तत्काल हमको अपने जो हमारा दूतावास है यूक्रेन में, कीव में, उसको और बेटर स्टाफ करना चाहिए। आसपास के जो हमारे मिशंस हैं वहां से हमें पदाधिकारियों को भेजना चाहिए यूक्रेन, ताकि वो वहां जाकर व्यवस्था कर सके। क्योंकि अगर छात्र जाते हैं हमारे जो यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं उनकी सीमाओं पर, तो केवल 4 मंत्रियों के जाने से बात नहीं बनेगी। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको भारत का झंडा लेकर और उनके लिए ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज करके अपने पदाधिकारियों की निगरानी में उनको पड़ोसी देशों की सीमा पर ले जाएं और वहां पर उनको बॉर्डर क्रॉस कराएं जहां से वो भारत वापस आ सकते हैं। तो केवल 4 मंत्रियों को भेजने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। एम्बेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, ज्यादा स्टाफ वहां पर दिया जाए, एम्बेसी को ज्यादा एक्टिव किया जाए, और मैंने जैसा कहा कि छात्रों को एकत्रित करके ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके उनको लाया जाए बॉर्डर पर, जहां से वो
दूसरे देश में जा सकते हैं और घर लौट सकते हैं। बिल्कुल सर, आखिर में एक सवाल, क्योंकि अब छात्रों की बात बार बार लगातार आ रही है। खार्किव की जो दूरी है पोलैंड बॉर्डर से 1400 किलोमीटर है, कीव की 900 किलोमीटर दूरी है। अब सरकार कह रही है कि आप तत्काल प्रभाव से कीव छोड़ दें। बच्चों पर ये छोड़ा गया है, तो क्या सरकार के पास किसी और तरह का विकल्प हो सकते हैं क्या? मैं मानता हूं कि बच्चों को छोड़ देना कि वो स्वयं स्टेशन जाएंगे, वहां से ट्रेन पकड़ेंगे या 1200-1400 किलोमीटर किसी तरह भी पहुंच के बॉर्डर क्रॉस करेंगे, ये बहुत ज्यादा उम्मीद करनी है। हमें इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें तत्काल यूक्रेन में कीव में अपनी एम्बेसी में लोगों को भेजना चाहिए और वहां पर जाके जो भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है उस ट्रांसपोर्ट को हमें उपयोग में लाना चाहिए। और ये जो लंबी जर्नी है इसको पूरा करने में हमें पूरी मदद करनी चाहिए छात्रों को। मान लीजिए कि हम एक बस का इंतजाम करते हैं, 35, 40, 50 लोग उसमें बैठ सकते हैं, उसमें भारत का झंडा लगाइए और उनको आप भारतीय दूतावास के किसी पदाधिकारी के नेतृत्व में उनको भेजिए। शायद झंडा देखकर, उजला झंडा, भारत का झंडा देखकर शायद उनके ऊपर आक्रमण ना करें लोग। तो ये रिस्क तो हमको लेना पड़ेगा और यूक्रेन के पदाधिकारियों से भी बात करनी पड़ेगी, रूस के पदाधिकारियों से भी बात करनी पड़ेगी कि भाई अगर भारत का झंडा दिखता है तो उस पर आक्रमण मत करो। बिल्कुल, ये तमाम कूटनीतिक कदम तेजी से उठाने होंगे। आपने जो सुझाव दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए।